हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो भाई आप सभी, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। रामबाण सीरीज की आज की क्लास है भाई। 2 दिन इसकी जो क्लास नहीं आने पाई है, तबियत खराब थी इसलिए नहीं आई। तो आज आप पढ़ेंगे अभी रामबाण की जो नेक्स्ट है 10 से 11 क्लास है रामबाण सीरीज की, आपने अपने चैनल पर मिल जाएगी, आपने हमें जरूर वॉच करनी है। तो जो आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं भाई। जय मां सरस्वती। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है। ये हो चुका है भाई। ऑक्सीजन कितनी है, 20 पॉइंट समथिंग है। ऑप्शन में कितना है, 21 है। सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो चुका है भाई, फुल डिटेल में प्रीवियस क्लास आप क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खालिस्तान पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया और यूरोप अपने महाद्वीप कितने, 7 महाद्वीप है। तो पूछ रहा कौन सा पर्वत है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप ने अलग करा है। तो कौन सा पर्वत है भाई, हिमालय है, एंडीज है, अल्प्स है, यूराल है। तो आपका आंसर होगा भाई यूराल। ठीक है, यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करा है। अल्प्स पर्वत यूरोप महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। अल्प्स पर्वत है। एंडीज यू कहाँ है, यू है दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला कड़ा है, दक्षिण अमेरिका में है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा कि सबसे लंबी या सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी है वह, एंडीज। ठीक है, क्या है सबसे लंबी, सबसे लंबी या बड़ी, सबसे लंबी या बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है। यह लगभग 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। अल्प्स कहाँ है, यू यूरोप महाद्वीप में है। हिमालय का सबने पता भाई, सबसे ऊंची, विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला। ठीक है, ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। वो कौन सी श्रृंखला में है, वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की, 8848। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर। यह सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसका बाद पूछा भाई, नंबर 1 पर होगी माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 पे है K2, इसकी ऊंचाई है 8611। इसकी कितनी होगी, ठीक है 8611। यह पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर पे है। और नंबर 3 पे है कंचनजंगा। ठीक है, नंबर 3 पे है विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये कहाँ है, सिक्किम भारत में है, सिक्किम भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8586। ठीक है, 8586। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर क्या होगा, कंचनजंगा है जो प्रॉपर भारत में है। कहाँ है, सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8586। विश्व की सबसे ऊंची कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट होगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। तो कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करा है, तो क्या होगा भाई, यूराल। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में। और सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सबसे कौन सी है, ऊंची। नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे भाई। अगर सेशन आपने अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब सारे करो भी, जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट अभी अपना, निम्न में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चावल का पहले चीन हो करता चावल का उत्पादक में, प्रेजेंट में कौन है, भारत। ठीक है, तो भारत सबसे ज्यादा चावल उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। दाल, इसमें और क्यों अभी दाल हुआ है, नंबर 1 पे है। दाल के उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पे है। बाजरा, जूट, ठीक है, बाजरा, जूट, दाल, इन सब में है जो भारत प्रथम स्थान पे है। चीन में क्यों है, नंबर 1 पे है कपास, कपास के उत्पादन में चीन पहला स्थान पे है। अगर ऐसा पूछ ले कि खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा देश पहला है, तो क्या होगा भाई, चीन होगा। ठीक है, खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन में चीन पहला है। जैसे इसमें क्या होगा, खाद्यान्न में गेहूं, चावल। ठीक है, ये हो गया। तो खाद्यान्न उत्पादन में चीन पहला स्थान पर है। कपास का उत्पादन में भी चीन पहला स्थान पर है। भारत किसमें है, इसमें चावल में हो गया, दाल में हो गया, दूध में हो गया। ठीक है, इनका सब में भारत पहला स्थान पर है। दाल भारत में सबसे ज्यादा एमपी में हुआ है। ठीक है, जूट कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है सबसे ज्यादा जूट। और चावल भारत में कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है। और चावल का उत्पादन में भारत क्या है भाई, पहला स्थान पे गया है, चीन ने पीछे छोड़कर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 29। तो अपने तक पूछ रखा है भाई, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, पहले मुख्य न्यायाधीश। तो जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, इसका गठन कब हो गया था, गठन अगर आपका पूछा है, तो अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 ने सुप्रीम कोर्ट का क्या है भाई, गठन हो गया था। तो अपने पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
बीके मुखर्जी, आर एस आर दास, एम पतंजलि शर्मा, हीरालाल जेकानिया। तो आपका आंसर है भाई हीरालाल जेकानिया। ये 1947 से 1951 तक भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इन्होंने ही जो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति है, इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी है, उनको शपथ कौन दिलावा है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलावा है। तो उस टाइम पर कौन थे? हीरालाल जेकानिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। परिवार के ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परपट्टी तैरती है तो क्या कहा जाता है? जिस पर जो पृथ्वी की परपट्टी तैरती है, जो ऊपरी भाग है, उत्तरी का भी उसकी के कहेंगे, बिल्कुल टॉप का भाग उसकी के कहेंगे भाई। स्थल मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या दुर्बल मंडल। ये तो वायुमंडल से संबंधित हो गए भाई। ठीक है, ये तो वायुमंडल से संबंधित है। तो जिस भाग पर है पृथ्वी की परपट्टी तैरती है तो उसकी कहेंगे भाई एथनोस्फीयर, मतलब दुर्बल मंडल। ठीक है, क्या कहेंगे? एथनोस्फीयर और दुर्बल मंडल। जैसे पृथ्वी की भाई 3 परतों हैं, एक तो होगी क्रस्ट, या फिर इस पे कहेंगे भूपरपट्टी। ठीक है, यह सप्ताह ऊपरी सतह हुआ है ठोस और सप्ताह पतली हुआ। ठीक है, सप्ताह ऊपर हुआ है और पतली हुआ है। ठीक है, क्रस्ट। इसका बाद आओगी भाई नंबर 2 पे है मेंटल, यह पृथ्वी की दूसरी परत है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा आयतन अगर आपसे पूछ ले किस परत में है तो मेंटल में है। ठीक है, 85% आयतन किसमें है? मेंटल परत में है। और जो 3 नंबर पर आवेगी वो आवेगी कोर। ठीक है, जैसे पृथ्वी है इसकी ये परत है ऐसे, या क्या होगी? क्रस्ट होगी, आप ऊपर पट्टी कहेंगे, या मेंटल होगी या कोर होगी। कोर के भी आगे 2 भाग है। ठीक है, कोर के भी 2 भाग हैं, या बाहरी कोर होगी, बाहरी कोर, और एक होगी आंतरिक कोर। जो बाहरी कोर है तरल अवस्था में हुआ है। ठीक है, तरल अवस्था में है। और जो आंतरिक कोर है यह शब्द है गहरी और ठोस अवस्था में हुआ है। ठीक है, तो कोर की 2 परत होगी, एक तो बाहरी कोर जो तरल अवस्था में है, आंतरिक कोर जो सबसे गहरी और ठोस अवस्था में है। तो जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल किस किस से मिलकर बना है? जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी, और जो मेंटल है, मेंटल की ऊपरी परत। ठीक है, मेंटल की या ऊपरी परत और भूपरपट्टी, ये मिलकर के बना हुआ है स्थल मंडल बना हुआ है। ठीक है, तो भूपरपट्टी या फिर क्रस्ट और मेंटल की सबसे ऊपरली परत मिलकर बना हुआ है स्थल मंडल। और जिस पर पृथ्वी तैर है उस स्थिति के कहेंगे भाई इस स्थल मंडल का एक पार्ट है दुर्बल मंडल या एथनोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट है पिछली क्लास में भी वायुमंडल अपना पूरा डिटेल से समझाया क्या है, आपने में क्लास देखनी है, वायुमंडल का भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद। इसे क्वेश्चन आमा भाई पेपर में कि इस बुक का अनुवाद करा गया था, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करा था? ठीक है, फारसी किसकी राजकीय भाषा है? पिछली क्लास में करवा चुके हैं, किसकी है? या मुगलों की। ठीक है, राजकीय भाषा है, पूछ रखा था क्वेश्चन, मुगलों की कौन सी राजकीय भाषा थी? तो फारसी थी। तो अकबर जो है एक मुगल शासक है, मुगल शासक की जो ट्रिक है अपना भी करके पिछले क्लास में देखियो। तो अकबर का शासनकाल में पूछ रहा अभी किसने है जो फारसी में अनुवाद कर दिया था भाई महाभारत का? ऑप्शन है फेजी, बदायूनी, दोनों में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है भाई बदायूनी। बदायूनी ने महाभारत का, ठीक है याद रखोगे, बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करा था। फैजी ने भी कुछ ना कुछ तो कराया होगा, इसने क्या करा था? लीलावती एक पुस्तक है, लीलावती। ठीक है, न्यू भी पूछा जाओ लीलावती किस टाइप की पुस्तक है? या गणित की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है। इसका किसमें करा था अनुवाद? फारसी में। ठीक है, फारसी में अनुवाद करा था, फारसी में किसने करा था? फैजी ने। जो लीलावती मैथ की पुस्तक है उसका फारसी में अनुवाद करा था फैजी ने। और लीलावती है इसके रचयिता कौन है भाई? भास्कराचार्य। ठीक है, कौन है? भास्कराचार्य। अकबर का बारे में पढ़ाएंगे भाई कुछ। अकबर है जो गद्दी पर कद बैठा था, अकबर गद्दी पर कद बैठा था 14 फरवरी 1556 में। 14 फरवरी 1556 में अकबर किसका पुत्र है? हुमायूं का पुत्र है, ये गद्दी पर बैठा था। इसका एक इंपॉर्टेंट युद्ध है पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में। किस किस का बीच में हुआ था? अकबर और हेमू का बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की है विजय होगी थी। एक 1572 में गुजरात विजय थी भाई एक अकबर की 1572। यह क्यों याद रखनी है? प्रश्न आवा है
किस विजय के दौरान है अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था? तो वो कौन सी थी? 1572 गुजरात। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने पहली बार जो है समुद्र देखा था। 1576 में आएगा एक हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो किस किस का बीच में लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर का बीच में लड़ा गया था। 1576 ये याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध। और जो अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था 1601 में। 1601 में अंतिम युद्ध था असीरगढ़ का युद्ध। ठीक है, असीरगढ़ का युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था 1601 में। किस विजय के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था? 1572 गुजरात में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में अकबर और हेमू का बीच में, जिसमें अकबर की जीत हो गई थी। तो जो अपना क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया भाई? महाभारत का किसने फारसी में अनुवाद करा था? बदायूनी ने। अगर लीलावती जो गणित की पुस्तक है उसका अनुवाद किसने करा था? तो फैजी ने करा था। ये दोनों अकबर के दरबार में रह कर दे। ठीक है, एक अकबर के 8, ठीक है भाई, ये तो हो गया नहीं, बदायूनी ने करा था इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत में जो गरीबी रेखा है उसका सामान्य रूप तक गुजर का नमूना सर्वेक्षण कद लगाया जाए? अभी हर 5 साल में है जो गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाए। तो आंसर की जगह हर 5 साल में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कितना? हर 5 साल में। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति से संबंधित है भाई, औद्योगिक नीति 1956। ठीक है, एक उद्योगों के बारे में नीति आई थी, सबसे पहले 1948 में आई थी। 1948 में आई, फिर 1956 में आई, ऐसे कर कर आई। तो जो 1956 में आई थी पूछ रही है कि उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है भाई? इसने 3 श्रेणियों में किया है, ए बी सी। ठीक है, इसमें के हैं? इसमें जो ए श्रेणी है उसमें 17 उद्योग दिए गए हैं जो क्यों है सार्वजनिक क्षेत्र खातर आरक्षित थे ये। ठीक है, और जो फिर इसमें बी में दिए गए थे 12, जैसे औद्योगिक नीति 1948 में आई, फिर 1956 में आई, तो इसने कितने दिए थे? 17। इसमें कितने हैं? 12। इसमें भी जो राज्य है, राज्यों को उद्यमों का विकास करने के लिए कहा गया था भाई 12 जो उद्योग थे। और जो सी है इसमें कितने रह गए? सी में रह गए भाई आपके जो शेष उद्योग रह गए वे सारे हैं सी कैटेगरी में। ठीक है, 3 श्रेणियां थी 1956 में। 1991 में एक औद्योगिक नीति आई 1991 में। या इंपोर्टेंट क्यों है? या इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 शब्द हैं, उदारीकरण, और एक है भाई इसमें निजीकरण, और एक है वैश्वीकरण। ठीक है, इन 3 शब्दों का प्रयोग करा गया था औद्योगिक नीति 1991 में। उदारीकरण का मतलब क्या था? भी उद्योग का पता सरकार का नियंत्रण कम करना, मतलब लाइसेंस देने में डील करना। उदारीकरण में न्यू करा गया था भाई लाइसेंस नहीं है तो मतलब आप उद्योग कर सको हो, इसमें ज्यादा दबाव नहीं था कंपनियों के ऊपर लाइसेंस से रिलेटेड, तो सरकार का नियंत्रण कम कर दिया गया था भाई उद्योग अच्छे तक काम करें। निजीकरण का मतलब है भाई जैसे ये 17 जो सार्वजनिक क्षेत्र खातर उद्योग आरक्षित करके थे ये घटा दिए थे, निजीकरण इनका कर दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र की जो उद्योग है उनको कम करके निजी क्षेत्र में लाया गया था। और इसके तहत ये कितने रह गए थे भाई? जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योग हमें 8 छोड़ दिए थे। ठीक है, 1556 में तो हमें 17 थे, 17 जो है सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षित थे। जो 1991 में औद्योगिक नीति आई उसने में घटा कर कितने कर दिए? 8 कर दिए थे। वैश्वीकरण का मतलब है भाई जो निवेश कर सकें, जो विदेशी हैं, विदेश के लोग हैं देश में निवेश कर सकें, मतलब व्यापार जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, तो वैश्वीकरण करा गया था 1991 की औद्योगिक नीति ने। तो कितने आओगे अपना आंसर है? तो 1956 में उद्योगों की कितनी कैटेगरी थी? 3 थी। जो भी तैयार उद्योग बच गए में सी कैटेगरी में आऊंगी। समझ में आ भाई? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 34, पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन है भाई। हर क्लास में अपने इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, योजना आयोग है, पंचवर्षीय योजना बनाई करता, 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग लागू कर दिया है। तो सब पूछ रहे कि अभी कुछ मॉडल पर आधारित कर दिए। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित थी? तो यहाँ थी भाई DR गाडगिल। ठीक है, DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह आई थी 1951 से 1956। ठीक है, वह किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। PC महालनोबिस मॉडल पर थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये कौन सी है? पहली है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, और यहाँ
की फोर्थ है। तो जो सेकंड आई थी अपनी पीसी महालनोबिस में मॉडल पर आधारित थी सेकंड पंचवर्षीय योजना, तो कब आई थी 1956 तय 1961। इस अगर पूछा यह किस मॉडल पर आधारित थी तो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। और जो थी भाई अपनी थर्ड थी, ठीक है, फर्स्ट होगी, सेकंड और थर्ड होगी 1961 तय 1966, ठीक है, 1961 तक 1966 थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना या किस मॉडल पर आधारित थी, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वह डीआर गाडगिल मॉडल पर संबंधित थी और इसका कार्यकाल था भाई 1969 से 1974, ठीक है, 1969 से 1974 थी। 12 पंचवर्षीय योजना कुल बनाई गई थी। ये आपने याद रखना है भाई कौन सा मॉडल पर ये आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन अधिनियम। ये एक्ट बनाए गए थे, जैसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो पूछा गया कि गुलामी अनुमूलन अधिनियम किस चार्टर के तहत किया गया था, किस चार्टर के तहत यह जो लगाया गया था गुलामी को मतलब खत्म करने से, 73, 13, 33 या फिर 58। तो आंसर है भाई आपका 1833 में, ठीक है। 1773 में याद रखना है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, कब 1774 में, ठीक है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था 73 और वो इकट्ठी 1774 में। 1833 में गुलाबी उन्मूलन, अरे किसमें क्या था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद है वो क्या बना दिया था भाई, भारत का बना दिया था कि भाई भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल है। किसी प्रकार पूछा अगर आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल का पद है यो 1857 तक चला था। 1858 में क्या करा, जो भारत का गवर्नर जनरल है वो क्या बना दिया, वायसराय पद बना दिया। 1858 में क्या करा, जो 33 में चेंज करके बनाया था भारत का गवर्नर जनरल पद, वो क्या बनाया गया, भारत का वायसराय। तो पहला भारत का वायसराय कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय है। अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 का बाद फिर वायसराय का पद गवर्नर जनरल बनाया गया। समझ में आ गई। जो गुलामी अनुमूलन कद लगा था चार्टर एक्ट में 1833 में। ऐसे ही 1773 में क्या करा गया था, जो बंगाल का गवर्नर का पद था, शुरू में बंगाल का गवर्नर हुआ करता, वो क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कद बनाया गया वो 1773 में। ऐसे अगर आपसे पूछा बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ तो कौन है भाई, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। 1773 में यू पद चेंज कर दिया था, बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या कहा जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है भाई। आशा करूं कि आपका भी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी का भी आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगली क्लास में। अपना सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, चैनल अभी दबाकर सारे सब्सक्राइब करो भाई।